नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम सामाजिक विज्ञान क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आगामी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको डिटेल एनालिसिस के साथ इम्पोर्टेंट तथ्यों का भी संकलन करते हैं और साथ ही हर एक छोटे बड़े पहलू पे भी अध्ययन करवाया जाता है, जिससे आपको आपके सिलेबस को कवर करने में और रिवीजन करने में भी आपका मदद मिले। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि हम सभी एग्जाम के लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू करवा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है द अल्टीमेट एमसीक्यू प्रेप क्रैकिंग ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। आज क्लास 8 में टोटल 5 इकाई हैं, जिसमें पहली इकाई है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। उसमें पहला चैप्टर है भारतीय संविधान, दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता। दूसरा यूनिट में संसद और कानूनों का निर्माण है, जिसमें चैप्टर 3 है हमें संसद क्यों चाहिए और चैप्टर 4 है कानून की समझ। तीसरी इकाई न्यायपालिका है, न्यायपालिका और हमारी अपराधी प्रणाली, उसके 2 चैप्टर हैं। चौथा है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज, जिसमें चैप्टर 7 में हाशिएकरण की समझ और हाशिएकरण से निपटान को पढ़ना होगा। और 5वीं यूनिट है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जिसमें जन सुविधा और कानून सामाजिक एवं सामाजिक न्याय है। तो आज हम इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 के चैप्टर 3 तक का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह नियमों का वो एक समूह है जिसके द्वारा सरकार हमारे देश पर शासन करती है और यह संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और हमारा संविधान लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन भी किया गया। साथ ही इस चैप्टर में राज्य के बारे में भी बतलाया गया है कि राज्य क्या है, जिसमें राज्य का मतलब सरकार नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से विभिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्थान होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित कथन में राज्य क्या है या राज्य की सटीक परिभाषा क्या है। तो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व, और इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात करते हैं। और भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार राज्य का एक हिस्सा है और राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है और उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि सरकार और राज्य 2 विभिन्न तत्व है। नेक्स्ट है किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक संविधान कुछ आदर्श निर्धारित करता है जो उस देश का आधार निर्माण करते हैं, जिससे नागरिकों के रूप में रहने की इच्छा रखते हैं। साथ ही यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति के बारे में बताता है, जैसा कि हमारा संविधान हमें बताता है कि हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। यह नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा
करने में मदद करता है, जिस पर देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सके, चाह जिस पर वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। साथ ही सरकार का प्रकार, कुछ आदर्श और एक समझौते भी है, जिससे यह मानते हैं कि देश को बनाए रखना चाहिए। जब नेपाल एक राजशाही था, तब राजा का अंतिम अधिकार दर्शाता था। नेपाल के लोकतंत्र में परिवर्तन के बाद इस इसने देश के लिए एक नया संविधान लिखने की भी प्रक्रिया शुरू की और लोकतंत्र में नेताओं की जिम्मेदारी से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी परिभाषित करते हैं। संविधान का भी होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो संविधान शासन प्रशासन सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है या फिर यह एक नियमों का पुस्तक है। अगर नहीं होगा तो लोगों के मनमानेपन होगा या फिर मान लिया जाए कि अगर कोई नेता इलेक्ट होकर के आता है तो किसी की कुछ मर्जी होगी तो वो अपने द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करेंगे। नेक्स्ट किसी की कुछ और इच्छाएं होंगी तो वो अपने फेवर में इस तरह से नियम और कानून बदलते रहेंगे हर एक 5 वर्षों पे। तो इसलिए भी संविधान का होना, स्थायित्व के लिए भी संविधान का होना बहुत जरूरी होता है। लोकतांत्रिक समाज में संविधान उन नियमों को निर्धारित करता है जो नेताओं द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग से बचाव करते हैं और यह कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। साथ ही एक संविधान लोकतंत्र में यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है कि एक प्रमुख समूह किसी व्यक्ति, समूह, संगठन आदि के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करता है। संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत द्वारा अत्याचार और बचत को भी रोकता है। जैसा कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। साथ ही भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है और कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही संविधान समाज के मूल स्वरूप का निर्धारण करता है और यह आवश्यक है कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं, जैसे चीन, वेनेजुएला आदि। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकते हैं। और भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था और 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा के गठन की पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। साथ ही भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया जाता है और भारतीय संविधान में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधा से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है और इसी के लिए सबको बराबर बराबर लाने के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। बहुसंख्यकों को निरंकुशता और दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यक पर नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाए। नेक्स्ट है फेडरलिज्म, संघवाद। देश में एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार का होना। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय है। भारत एक संघीय देश है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों पर दोनों स्तरों पर सरकारों का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान अपनी विशेषताओं के कारण दुनिया का सबसे अनूठा संविधान माना जाता है और इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। संघवाद, इसका अर्थ है देश का एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना और भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य सरकार प्रांतीय स्तर पर और पंचायती राज या नगर निगम स्थानीय स्तर पे। दूसरी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है
संसदीय शासन पद्धति, यानी भारत में सरकार के प्रतिनिधियों को का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह भी होती है और इसमें सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका तीसरा प्रमुख लक्षण है शक्तियों का बंटवारा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान के अनुसार सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके, जिसमें पहला है विधायिका, यानी लेजिस्लेटर, जो कानून बनाती है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है और शासन चलाती है। तीसरा है न्यायपालिका, यानी जुडिशरी, जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। चौथी संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार। इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया और ये नागरिकों को राज्य के सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से बचाता है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट प्रमुख लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट लक्षण है सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, अमीर गरीब के आधार अमीरी गरीब के बिना वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान के 6 प्रमुख लक्षण थे। साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर किया, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे चेतन में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें इसको कंपाइल करने का ये सबसे बड़ा ये मकसद है कि कभी-कभी स्टेट पीसीएस या लोअर पीसीएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब कौन-कौन से किस-किस पद पे हैं। जयराम दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, जॉन मिथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे जगजीवन राम श्रम मंत्री, ये थे। और साथ ही इसमें कुछ शब्दावलियां भी एनसीईआरटी में दी गई है। तो सबसे पहला है मनमानापन। जब सब कुछ किसी व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहां नियम तय नहीं किए जाते हैं हो या जहां फैसले का कोई आधार नहीं है, उसे ही मनमानापन कहा जाता है, उसे मनमाना कहते हैं। और ये ऊपर था मनमानापन। नेक्स्ट है आदर्श। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्धतम या श्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हुए थे और यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत हुआ। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु, स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहते हैं। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। और जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरत और बच्चों को गैर कानूनी, हाँ, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। सरकार के अंग या शासन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं।
और न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के आत्म संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था, यानी आर्टिकल 32। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में संविधान का हस्तलेखन प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने किया। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो आइए हम जानते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। और भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की भी स्वतंत्रता है। और देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने, धार्मिक उपदेश को अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य न तो किसी धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्य। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य खुद की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन दे। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है। साथ ही धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी-कभी धर्म हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों को भी निषेध करता है। अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा किसी भी एक कानून को बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों और धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। और यूएसए में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे में किसी प्रकार का दखल भी नहीं दे सकते हैं। संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटी निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्त निर्बंधन का प्रबंध करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करता है और भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वास और जोर तरीके को अपनाने पर पूरी तरह की छूट है। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इस शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो आइए हम जानते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारतीय राज्यों की अपनी कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान करता है। इसके मुख्य बिंदु है, मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। साथ ही एक ही धर्म के भीतर कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए और राज्य किसी भी नागरिक पर कोई खास धर्म न थोपे और न ही उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीने। नेक्स्ट है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता का पालन कैसे करते हैं। सरकार इसे लागू करने के लिए 3 तरह की रणनीतियां अपनाती है। पहला, खुद को धर्म से दूर रखना, यानी भारतीय राज्य किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। सरकारी जगह जैसे कचहरी, थाने, स्कूल, दफ्तरों में किसी भी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरफेरेंस। सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करने के लिए राज्य धार्मिक मामलों में दखल नहीं करता। उदाहरण के लिए सिख के लिए पगड़ी पहनना उनके धर्म का अहम हिस्सा है,
इसलिए कानून उन्हें हेमलेट पहनने के लिए मजबूर नहीं करता है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप की नीति। कभी-कभी धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए राज्य का हस्तक्षेप की नीति करना पड़ता है। जैसे उदाहरण, संविधान ने छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म की प्रथाओं में हस्तक्षेप किया था। भारतीय धर्मनिरपेक्ष दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग कैसे है? तो सबसे पहला है पश्चिमी मॉडल, सख्त अलगाव यानी स्ट्रिक्ट सेपरेशन। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण और सख्त अलगाव है। वहीं वहां सरकार धर्म के किसी भी मामले में बिल्कुल दखल नहीं दे सकती, ना ही धर्म सरकार के मामले में दखल दे सकता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग रखते हैं। भारतीय मॉडल, सैद्धांतिक दूरी। भारतीय संविधान में धर्म और राज्य के बीच अलगाव तो है, लेकिन सख्त अलगाव नहीं है। जरूरत पड़ने पे हम धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे सबरीमाला में किया गया था, फिर 3 तलाक के मैटर में भी किया गया। भारत में राज्य धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, बशर्ते वह हस्तक्षेप संविधान के आदर्शों पर आधारित हो। चैप्टर 2 में ये 3 इम्पोर्टेंट शब्दावली थी, जिसमें जोर जबरदस्ती, इसका मतलब है किसी चीज को करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसे किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है। इसका अर्थ था कि व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप, इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। नेक्स्ट चैप्टर है हमें संसद क्यों चाहिए। तो इससे पहले हम जानते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। इससे पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि देश के सभी वरिष्ठ वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, और इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार चुनते हैं, और लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है और उनके कामकाज के बारे में फैसला देती है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है, और संसद सरकार को नियंत्रित करता है और उनका मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। और भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है। राज्यसभा में 245 सदस्य और लोकसभा में 544 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें वेतन व भत्ते भी सभापति के पद हेतु दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने सदन में से ही चुनते हैं। और प्रत्येक आप चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में अपने अध्यक्ष का चुनाव होता है, और वही उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख पर होता है। नेक्स्ट है सांसद की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में सांसद एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह देश के नागरिकों का आवाज है, और यह सुनिश्चित करती है कि देश में निर्णय लेने की शक्ति जनता में निहित है। सांसद के प्रमुख कार्य, पहला, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है, और संसद ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का चयन करने का आधार बनाती है। दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी लेना, प्रश्नकाल। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। इसके जरिए सांसद सरकार के कामकाज के बारे में सवाल पूछते हैं। इससे सरकार को अपनी कमियों का पता चलता है और वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहती है, और संसद वित्त पर भी नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है सरकार संसद की मंजूरी के बिना कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती
या पैसा नहीं खर्च कर सकती है। तीसरा है कानून बनाना। संसद का यह सबसे प्रमुख कार्य है। संसद पूरे देश के लिए नए कानून बनाती है और पुराने कानून में संशोधन करती है या उन्हें रद्द भी करती है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दो सदन होते हैं। राज्यसभा, यह मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और यह लोकसभा द्वारा पास किए गए कानून की समीक्षा करना राज्यसभा का काम है। लोकसभा, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और यह सबसे शक्तिशाली सदन है, लेकिन यह निचला सदन है। पावरफुल है, लेकिन यह निचला सदन है और यह ऊपरी सदन है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल 545 सीटें, राज्यसभा में 245। निर्वाचन चुनाव के द्वारा 543 का और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। निर्वाचित 233 चुनाव के द्वारा और 12 विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों द्वारा होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसके सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश कर किया जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है व आवश्यकता करने पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को ना ही भंग किया जा सकता है, ना ही विघटित। यानी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसलिए राज्यसभा को भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी उसको अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है और किसी भी राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे सांसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, वही से ही राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी वह राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। नेक्स्ट है संसद में कौन होते हैं। संसद के संगठन और संरचना। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्थान है और संसद संवैधानिक रूप से 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। पहला, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति का महत्व, हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन की बैठक में शामिल नहीं होते, लेकिन संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर न हो जाए। दूसरा है लोकसभा, जनता का सदन। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और ये सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे समय से पहले भी। लोकसभा में अधिकतम 543 सदस्य हैं। राज्यसभा यानी राज्य की परिषद, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यह सदन भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। यह एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर वर्ष 2/3 सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं।
साथ ही इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली थी, जिसमें स्वीकृति, किसी चीज पर अपनी सहमति देना या उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति और संसद के लोगों की आस्था को बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है। गठबंधन, इसका मतलब है समूह या दलों का तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया जाता है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थिति से होता है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। तो आज की हमारी ये क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आपको हमारी क्लासेस भी समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।